लेता हूँ। अब महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो नंबर 6 से स्टार्ट होता है वो है विथ रेफरेंस टू इको-मार्क स्कीम कंसिडर्ड इको-मार्क स्कीम जो हमारा है इसके संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो जनरली हम लोग देखेंगे इको-मार्क स्कीम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इकोलॉजिकली फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके संबंध में एक स्कीम ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू इको-मार्क स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है आपका, इट इज़ अ वॉलंटरीली लेवलिंग स्कीम बाय एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड फॉर क्विकली आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखें यहाँ पे एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज जो लिमिटेड कंपनी है वो इस तरह का लेवलिंग का काम नहीं करती है, बल्कि वो ऐसे एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है जो कम से कम ऊर्जा का यूज कर सके। यहाँ पर आप BIS ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो आप कह सकते हो, अगर ये रहता, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रहता तो ये सेंटेंस सही हो सकता था, इसलिए ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं के लिए BIS एक ऐसी संस्था है जो डिफरेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को कैटेगराइज करके मार्केट में जो इंडस्ट्री या इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको लेवल करती है। दूसरा है, इट वाज इंसेप्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। देखें, यह सेंटेंस सही है क्योंकि यह यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1991 से, ठीक है, शुरू किया गया था। इसके बारे में और कुछ बताएं तो इसमें आप कह सकते हो कि जैसे BIS जो है ये आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो 1991 से ये काम कर रही है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को कैटेगराइज करके, और इसमें लगभग 16 कैटेगरी जो है प्रोडक्ट के हैं, 16 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following can be used in the production of second generation ethanol to power motor vehicle? पावर मोटर वाहन में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर इसको आप देखें तो इसमें जो चॉइस है वो है चावल की भूसी, जट्रोफा, बांस। सेलेक्ट करना है इसमें से। तो इसमें 3 जनरेशन के बायोफ्यूल होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आप देखेंगे कि फूड सब्सटेंस का इसमें सब्सटेंस का बायोफ्यूल प्रोडक्शन में यूज़ होता है डायरेक्टली। सेकेंड जनरेशन में आप देखेंगे जो फीड सब्सट्रेट्स हैं उसका उपयोग होता है, और नॉन फूड जो सब्सट्रेट उनका उपयोग होता है। जैसे हम कहें चावल की भूसी, तो चावल की भूसी एग्रीकल्चर जो है वो रेसिड्यू है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू भी इसमें आते हैं। एग्रीकल्चर रेसिड्यू का एनर्जी प्रोडक्शन या इथेनॉल में उपयोग करना, तो चावल की भूसी का हम उपयोग करते हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन में यहाँ सेकेंड जनरेशन में। फिर बेम्बू है, ये भी है, बांस का जो सूखा है पार्ट, उससे हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन इथेनॉल के प्रयोग में कर लेते हैं। जेट्रोपा जो है
जेट्रोफा आप देखें यहाँ पर नॉन जो फूड हमने कहा सबस्ट्रेट, उसका उपयोग हम लोग इथेनॉल के प्रोडक्शन में करते हैं। तो ये सब तीनों जो है वो सेकेंड जनरेशन में आएंगे इथेनॉल के प्रोडक्शन में, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 डी वाला होगा। और थर्ड जनरेशन की बात करें तो एल्गी बेस्ड बायो इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है वो थर्ड जनरेशन आपका माना जाएगा का इथेनॉल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन। तो आपने देखा कि 1 2 3 इसका आंसर हुआ। सेकेंड, which one of following statement are correct regarding मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में कौन सी बात सही है? फर्स्ट है, इट एम्स टू रिड्यूस बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो पहले इसके बारे में देखें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रोटोकॉल जो होता है एक ऐसा, आप कह सकते हो आपस का एकॉर्ड होता है कि जिसको साइन करने वाले कंट्रीज के कंटेक्स्ट में यह कमिटमेंट रहता है कि उस पर काम करना है। तो प्रोटोकॉल से स्पष्ट है, इसलिए आप देखेंगे कि लीगल बाइंडिंग जो वर्ड लिखा हुआ है कि ये प्रोटोकॉल जो है वो लीगल बाइंडिंग है, अपने आप में इस वर्ड से ही स्पष्ट हो जाता है, इज अ लीगल बाइंडिंग प्रोटोकॉल। नाउ सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज इट एम्स टू रिड्यूस बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को, ठीक है, नियंत्रित करना है, यूज उसका कम से कम हो इसके लिए काम करना है। तो ये तो उससे जुड़ा हुआ है ही। अब देखें, इट डज नॉट हैव द फाइनेंशियल असिस्टेंस मैकेनिज्म टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्री। ये डिमेट्रिकली अपोजिट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल एज वेल एज technical assistance provided to the developing countries which has got what you say production of ozone depleting substance of amount what you say 0.3 kg, below 0.3 kg। 0.3 kg से जो कम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसको रिलीज करने वाले कंट्रीज को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसके अलावा भी कई इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं, तो इनमें दिए गए ऑप्शन में आपको चयनित करना है। तो पहला तो सही है ही, दूसरा ठीक है बी सही है, ये सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1 and 2 ए होगा। Now come to the next question number of 43. Consider the following statement regarding the dissolved oxygen in aquatic ecosystem। देखिए ये क्वेश्चन जो अपने आप में एक स्टैंडर्ड, काफ़ी स्टैंडर्ड वाला है, जो आपको इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्टली आने का है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल अदर क्वेश्चंस वुड नॉट बी आस्किंग, but such kind of standard question might be asking in future examination directly, so see the things very seriously। कह रहा है कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो ऑक्सीजन घुले हुए होते हैं उसके संबंध में क्या स्टेटमेंट सही है इनमें से। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर तापमान वाटर बॉडी को बढ़ाएंगे तो उसमें डिजॉल्विंग कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन का जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। तो आप देखें कि ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, सिंपल है कि इंक्रीज करने वाली बात जो है इंक्रीजेज इन, कह सकते हैं इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी। क्या होगा, डिजॉल्व हो पाएगा क्या, नहीं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिजॉल्विंग कैपेसिटी घट जाता है, हेंस द स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग हियर। नाउ इट्स सेकेंड जो है, इट्स कंसेंट्रेशन इन फ्रेश वाटर इज यूजुअली मोर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अब आप देखें कि ये कंपैरेटिव चीज पूछ रहा है कि फ्रेश वाटर में, ठीक है, और आपको कंसेंट्रेशन इन फ्रेश वाटर यूजुअली मोर देन द कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन एयर में कितना होता है। एयर में अगर आप पर लीटर के हिसाब से देखेंगे तो एयर में आपको 209
ml पर लीटर पाया जाता है। और आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में, ये आपने देखा एटमॉस्फेरिक एयर एटमॉस्फेयर में होगा ऑक्सीजन इतना, लेकिन अगर फ्रेश वाटर में हम देखने जाएंगे तो फ्रेश वाटर में आपको 5.3 ml पर लीटर होता है। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि इट्स कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर इज यूजुअली मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो स्टेटमेंट क्या होगा, अपोजिट हो गया, क्योंकि एयर में इसका कंसंट्रेशन आपने देखा 209 ml पर लीटर था, जबकि ये उल्टा बोल रहा है, यूजुअली मोर, है ना। तो क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर स्नो कवर ऑफ आइस ऑन वाटर रिड्यूस डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब देखें डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है, वाटर में जो कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। तो आप स्नो कवर का मतलब है कि ये ओशियन वाटर है, ठीक है, और आइस इस पर कवर्ड है, मतलब आइस जमा हुआ है पानी में। तो क्या होगा, इसके जो बायोटिक एंटिटीज हैं इसमें, उनको यहां पर उनका जो है, ये आप कह सकते हो कि डिग्रेडेशन जो है यहां पर बढ़ेगा, जिससे क्या है कि उसको डिग्रेड करने के लिए, या डेथ डिके सब्सटेंस जो है उसमें वाटर या आइस के नीचे जो होंगे डेथ डिकेड सब्सटेंस ज़्यादा होंगे, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए या बायोडिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो स्नो कवर ऑफ द आइस ऑन वाटर रिड्यूसेस डिसॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो रिड्यूस करता है कि नहीं करता है, तो रिड्यूस तो करता ही है। तो आपका देखें कि ये डिसॉल्विंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आपका यहां पर देखें कि जो आइस के कारण जो यहाँ प्लांट या एनिमल्स जो भी होंगे वो डेथ डीके करेंगे, और जो है डिसॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो ऑक्सीजन के डिसॉल्विंग कैपेसिटी को कम कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसके हिसाब से ये थर्ड वन आंसर सही है। अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू अल्गल ब्लूम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अल्गल ब्लूम होता क्या है, आप देखें कि कोई एक्वेटिक बॉडी है, जलीय तंत्र है, उसमें अल्गल ब्लूम कोई वर्ड का यूज किया जाता है, इसका मतलब अलगी का ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा हो जाना, शैवाल का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाना। उसके सामने कौन स्टेटमेंट सही है, दे आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या ये हार्मफुल होता है हमेशा, अल्गल ब्लूम जो है हमेशा हार्मफुल होता है? नहीं, ये हमेशा हार्मफुल नहीं होता है, ये हार्मफुल भी होता है और आपको कह सकते हो कि ये नॉन हार्मफुल भी होता है, यूजफुल भी होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो डेटा है वो हमारे पास, उसको आप लिख लीजिए 1%, है ना, और इवन लेस अल्गल ब्लूम आर हार्मफुल। तो देर आर ऑलवेज हार्मफुल, ये वर्ड सही नहीं बैठ पाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अल्गल ब्लूम में कई पॉजिटिव चीजें ग्रोथ के लिए मिलते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। दे आर कॉल्ड रेड टाइड्स, रेड टाइड्स कहलाते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही। ओनली रेड टाइड्स होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते थे, क्योंकि रेड टाइड कब होता है, जब बहुत ज्यादा अलगी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हो जाता है, तो जो सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो डिकम्पोज होकर के रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे रेड कलर आ जाता है वाटर का, ओशन वाटर का। और कई बार पॉइजनस सब्सटेंस भी रिलीज होते हैं जो कई बार हार्मफुल हो जाते हैं। अल्गल ब्लूम कैन अकर इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन इन्वायरमेंट, ये सही है, फ्रेश वाटर में भी होता है और मेरीन इको सिस्टम में भी होता है। तो आपके हिसाब से यहाँ स्टेटमेंट 2 और 3 जो है करेक्ट है। इसके बारे में कुछ और चीज आप चाहें तो, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्गल ब्लूम के लिए जो नीड्स क्या है, नीड्स क्या है आप देखें, वार्म वाटर होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, फिर है लो सैलिनिटी होना चाहिए, दूसरा है लो सैलिनिटी, नीड्स टू हैव लो सैलिनिटी। थर्ड वन थिंग इज दैट
हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होना चाहिए, हाई न्यूट्रिएंट होना चाहिए ओशन वाटर में या एक्वेटिक बॉडी जो भी है उसमें, रेनफॉल होना चाहिए, सनी डेज भी होना चाहिए, रेनफॉल भी होना चाहिए एज वेल एज सनी डेज भी होना चाहिए, तब जो एक्वेटिक वाटर है उसमें रेड टाइड की संभावना होगी। ठीक है। देन अनदर वन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट algal blooms are harmful to fishes and even health of human being and marine animals as well as what you say biota of the marine ecosystem. Then question number 45. Consider the following statement regarding Biological Diversity Act 2002. जैव विविधता जो कानून बना है, अधिनियम बना है 2002 का, उसके संबंध में कौन सी चीजें सही हैं? It provides a mechanism for equitable sharing of benefits arising out of use of traditional biological resources and knowledge. देखें, बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्व करने की बात आती है उसके संबंध में एक अधिनियम बनता है संसद के द्वारा और उसमें कुछ नॉर्म्स तय होते हैं, उसके हिसाब से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट फैक्ट हो गया ये सब। तो इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जिसमें जो बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो परंपरागत हो या और जो डेवलप किया गया हो, उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे नेशन हो, स्टेट हो या आपको लोकल अथॉरिटीज हैं, वो सब यूज कर पाएंगे इसका। ठीक है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे सभी उसका यूज कर पाए। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो इस एक्ट के तहत ये बात सही माना गया है। दूसरा है द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज मैंडेटेड टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। ये भी सही है। ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो नेशनल लेवल पर एक, ठीक है, अथॉरिटी है जो मैंडेटेड है कि इसका एग्जीक्यूशन, इस एक्ट का एग्जीक्यूशन कैसे हो। ऑल्दो इस एक्ट के तहत जो है स्टेट लेवल पे बोर्ड बनाने की बात भी हुई है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जो स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। फिर है थर्ड वन, वैद्य एंड हकीम हु प्रैक्टिस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रायर अप्रूवल फॉर ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल मटेरियल फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेस। तो गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए वैद्य और हकीम अगर नेचुरल हैबिटेट से बायोडाइवर्सिटी का यूज कर रहे हैं तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि नहीं, उनके यूज किए जाने से तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया कि वो यूज कर सकते हैं, ऐसा है। अदरवाइज आप बायोडाइवर्सिटी में कोई चीज को लेकर के आप प्लांट एनिमल को डैमेज करते हैं तो आपको उसके लिए पेनाल्टी लगाया जा सकता है। कई तरह के आप पर जो है वो कॉन्स्टेंट लाए जा सकते हैं, कई तरह के लिमिटेशंस अध्यारोपित किए जा सकते हैं। नाउ come to the question number of 57, which is also concerned to biodiversity. Now permaculture is concerned with, permaculture एक न्यू कंसेप्ट आया आपका, यूपीएससी में भी एक बार आया हुआ है, मेंस में। अब देखें, परमाकल्चर जो है एक प्रकार का आप कह सकते हो डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट है जो ओवरऑल आप कह सकते हो कि कैसे डेवलपमेंट को बताता है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होने के साथ साथ आप कह सकते हो इको प्रूफ भी होना चाहिए। और चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, चाहे इंडस्ट्री कर रहे हो या आप अदर एक्टिविटीज़ चला रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसमें यह एक अपने आप में एक ऐसा इन्वायरमेंट की बात करता है जो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ आप कह सकते हो कि फिटेड फॉर फ्यूचर यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशन होना चाहिए। टेक्निकली इसको कह सकते हो पुटिंग टुगेदर वेरियस एलिमेंट, प्लांट्स, एनिमल, टेक्नोलॉजी, सोशल व्हाट यू से सोशल स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमीज इन थॉटफुल मैनर मतलब एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए विकास का जिसमें इन्वायरमेंट के एंटिटी का यूज जो है वो फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से बेटर ढंग से कैसे किया जाए उसकी बात करना है। तो इसमें दिए गए चॉइस में देखें, ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल स्पिल इन ओशन बाय पैरासिटिक मैकेनिज्म, इससे कोई संबंध नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, इसका संबंध पर्माकल्चर से जरूर है। तो अपने आप में एक व्यापक वर्ड है जिसमें
ये बी स्टेटमेंट समाहित हो जाता है। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये इसमें नहीं आता है। डेवलपिंग एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन फॉर एरियाज सफरिंग फ्रॉम परमाफ्रॉस्ट, ये तो टर्म से ले लिया गया है, इसलिए परमाफ्रॉस्ट जो है यहाँ पर लो टेम्परेचर में जो एग्रीकल्चर किया जाता है उससे संबंध है, इससे इसका कोई संबंध नहीं, तो आंसर इसका बी है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 58 है, मिथेनॉल हैज बीन प्रोमोटेड एज एन अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल फ्रॉम टाइम टू टाइम ओवर पास्ट 40 ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनॉल इज नॉट करेक्ट। मिथेनॉल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, ये सही है, नेचुरल गैस से, ठीक है, उत्पन्न किया जाता है। इट इज बायोडिग्रेडेबल फ्यूल, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू हाइड्रोकार्बन फ्यूल, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये देखें ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देन इट कैन बी ब्लेंडेड विथ इथेनॉल एंड गैसोलीन, ये इथेनॉल तो सही नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हो कि गैसोलीन के साथ इसको मिलाया जरूर जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप में ये सेंटेंस सही है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर कहें तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्टिंग फ्यूल के रूप में मिथेनॉल का यूज हो रहा है जो नेचुरल गैस से बनता है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो डिमांड है उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अगर देखा जाए तो ये सी वाला होगा, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस। बायोगैस के बारे में, तो बायोगैस तो अपने आप में आप देखेंगे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें H2S भी रहता है, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस सही, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर है इट इज फॉर्म बाय एनारोबिक डाइजेशन, इसके लिए एक डाइजेस्टर बनाया जाता है जिसमें आप कह सकते हो बायोमास है, उसको एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उसको कन्वर्ट किया जाता है बायोगैस के रूप में। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है कि इट इज फॉर्म बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये भी सही है। इट नॉर्मली बर्न्स विदाउट स्मोक एंड हैज ए हाई हीटिंग कैपेसिटी, ये सही है कि स्मोक अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसको बायोगैस को इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम क्यों मानते हैं, आखिर में इन्वायरमेंट फ्रेंडली मानने के पीछे कारण यही है कि ये स्मोक जो है वो कम से कम प्रोड्यूस करता है, ना के बराबर। देन हाई हीटिंग कैपेसिटी का मतलब है हाई हीट को जनरेट करता है ताकि इसका उपयोग अदर पर्पसेस के लिए भी किया जा सके। तो ये भी सेंटेंस जो है वो सही है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे इसका आंसर 1, 2, 3 होना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016, जो ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में जो स्टेटमेंट है उनमें से क्या सही है, जो रूल बनाए गए हैं 2016 में। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में रूल बनाए गए हैं 2016 में, उसके संबंध में क्या सही है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सिंपली देखें तो आप कह सकते हो ठोस कचरा का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट में आप यहाँ वहाँ जैसे टेबल है, चेयर है, ये सब फेंक दिए जाते हैं, या हॉस्पिटल से कुछ जो कचरा होते हैं जो सॉलिड के रूप में उसको बाहर फेंक दिए जाते हैं, तो उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे उसको, ठीक है, फिर से यूज़ के लायक बनाया जाए दूसरे फॉर्म में। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है कि भाई कोई कचरा कहीं फेंका गया है तो कोई कलेक्टर होगा, कोई डिस्पोज करने वाला होगा, कन्वर्टर होगा, कोई जनरेटर होगा, है ना। तो ये वर्ड जैसे वेस्ट जनरेटर, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा। फिर आप देखें कि यहाँ पर कुछ कलेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेस्ट कलेक्ट करने वाले हैं, फिर कलेक्ट करने के बाद वो कई पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे कि सॉलिड है, लिक्विड है या हॉस्पिटल वेस्ट है, तो वो सब जो है वो जनरेटर के रूप में होंगे। तो आप देखें क्या है, द रूल्स हैज बीन मेड एप्लीकेबल बियॉन्ड म्यूनिसिपल एरियाज टू इंक्लूड अर्बन एग्लोमरेशन एंड सेंसस टाउन। क्या इस रूल में कहा गया है कि म्यूनिसिपल एरिया में जो वेस्ट आ रहे हैं, इसके अलावा जो अर्बन एग्लोमरेशन जो उसके अलावा है, कोई
जैसे मान लीजिए कि म्यूनिसिपल एरिया का मतलब जहाँ म्यूनिसिपैलिटी है, नगर निगम है, नगर पालिका है, उसके अलावा भी कोई जनगणना से संबंधित सेंसस जो टाउन है, ठीक है, सेंसस टाउन है, क्या उस टाउन में भी इस रूल को लागू किया जाएगा? बिल्कुल सही है। जैसे मान लो रेलवे कॉलोनीज हैं या अदर जो आप कह सकते हो कि अर्बन सेंटर्स हैं, उस पर भी ये लागू होंगे, ठीक है। तो ये रूल के हिसाब से स्टेटमेंट करेक्ट है। देन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन हैज बीन प्लेस्ड ऑन वेस्ट जनरेटर्स, ठीक है। तो हमने कहा कि सेग्रीगेट करेगा, अलग करेगा, कौन सॉलिड है, ठीक है, कौन लिक्विड है, कौन हॉस्पिटल वेस्ट है, इसको सेग्रीगेट करेगा। तो आप देखेंगे कि वेस्ट जो है कई तरह के होंगे, जैसे वेट वाला होगा, ड्राई होगा, देन डोमेस्टिक होगा, डोमेस्टिक वेस्ट भी होगा। जैसे वेट की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें वेट वाला बायोडिग्रेडेबल जो होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको हम लोग वेट नाम देते हैं। ड्राई में अगर एग्जांपल में देखा जाए तो प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, ये सब आएगा। फिर अगर आप तीसरा नंबर जो है डोमेस्टिक में देखेंगे तो जैसे नैपकिन्स है, डायपर है, ये सब आएंगे। आप सिंपल में समझिए कि 3 कैटेगरी में बांट करके उसको सेग्रीगेट करने वाले जो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, ठीक है, वो वेस्ट जनरेटर को दिया गया है। ये जनरेटर टेक्निकल टर्म है जो इस 3 कैटेगरी में बांटते हैं वेस्ट को। थर्ड है वेस्ट जनरेटर विल हैव टू पे यूजर फी टू वेस्ट कलेक्टर। अब वेस्ट जो डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है कचरा को, उसको फी देते हैं कौन? वेस्ट जनरेटर विल हैव टू पे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। देन दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक। तो आपने देखा कि ये हमारा जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित टॉपिक था पूरा हुआ। नाउ द टर्म इज ऑफ, आई थिंक द टॉपिक इज so whatever the topic would be taken by next one teacher, and